हेलो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Good morning. चलो। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिफाइन किया था फर्स्ट डेटाबेस एंड देन प्रोडक्ट्स टेबल, जिसमें हमने कुछ रिकॉर्ड्स को ऐसे ऐड कर लिया था, ठीक। तो एक एपीआई हमने बनाई थी। ये जो हमने डिफाइन की, दिस इज अ प्रोडक्ट डिटेल्स एपीआई। इसी को एपीआई बोलते हैं। ये जो रिकॉर्ड्स है, ये जो हमने डिफाइन किया है, ये आपका क्या होता है, एक एपीआई होता है। तो यहाँ पे हम जब इसको रन करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया npm start, ठीक। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो कमांड है ऑलरेडी इन यूज। तो वन मिनट। जब भी इस तरह का होगा ऑलरेडी पोर्ट न्यूज, तो यहाँ पे हम इस तरह के कमांड रन कराएंगे। पावरशेल को रन एडमिनिस्ट्रेटर टूल में रन करते हैं, और यहाँ पे टास्क किल डैश स्लैश ऐप एंड स्लैश आई एम एंड देन नोट डॉट एक्स। देखो, तो यहाँ पे कितने प्रोसेस चल रहे थे, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस, चार प्रोसेस चल रहे थे, ये सब क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज होने के बाद देखो, यहाँ पे आपका सर्वर नॉर्मली अब चलेगा, ठीक है। तो वो पोर्ट नंबर अब जो पहले से यूज हो रहा था वो बंद हो गया, ठीक। तो डायरेक्टली कभी भी ये कब होता है, जब आप डायरेक्टली वीएस कोड को क्लोज कर देते हो, तब ये चीज होती है। अगर आप इसको टर्मिनेट कर दे रहे हो तो भी ये चीज दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। टर्मिनेट करके तब क्लोज किया करने से ये क्या होता है, आपका दिक्कत नहीं आता, ठीक है। नहीं तो आपका वो पोर्ट रन होता रहता है या ऑलरेडी इन यूज में दिखाता है, ठीक है। Done। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट डिटेल एपीआई, ठीक, जिसमें हम डिटेल सेव कर रहे थे। तो यहाँ पे जल्दी ही हम, जैसे कि कोई डिटेल अगर सेंड कर रहे थे एचटीटीपी की थ्रू, तो हमने ये डिफाइन किया था, यहाँ पे प्रोडक्ट्स डाला था यूआरएल में, आपको दिख सकता है प्रोडक्ट्स। एंड जैसे मैंने यहाँ पे बाइक डाला, तो देखो यहाँ पे बाइक मैंने लास्ट टाइम में बाइक इंसर्ट किया था। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने बाइक लिखा और यहाँ पे सेंड लिखा, ठीक। तो सेंड करते ही देखो यहाँ पे क्या रहा, कह रहा है कि इज मोर देन मैक्सिमम अलाउड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम क्या दे रखा है, जैसे मॉडल में देखो, यहाँ पे मॉडल में जाता है प्रोडक्ट परचेज में, तो मैंने मैक्सिमम दे दिया 1 लाख। तो 1 लाख से ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता अमाउंट, तो ये रिस्ट्रिक्शन मैंने डाल रखा। तो इस रिस्ट्रिक्शन को हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्स मैंने 1 लाख दे दिया, मैक्सिमम प्राइस दे दिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो इंसर्ट हो गया। जब इंसर्ट हो गया तो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो एक और रिकॉर्ड आ गया, चार रिकॉर्ड्स आ गए, एक बाइक का भी आ गया, ठीक है। नेम प्राइस कैटेगरी, इस तरीके से रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए, क्लियर। तो ये एक तरीका होता है आपका एपीआई को यूज करने का, टेस्ट करने का। तो ये एपीआई है नॉर्मल। अब इसी का क्या होता है कि हम रिएक्ट में फ्रंट एंड बनाते हैं, और उस फ्रंट एंड के थ्रू चीजों को गेट करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो मान लो ये हमको यूआरएल मिल गया, अब इसी पे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ठीक है। अब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, तो ये एपीआई अगर हम रिएक्ट डेवलपर को देते हैं, तो रिएक्ट डेवलपर क्या करता है, उसके लिए तीन फील्ड क्रिएट करता है, नेम प्राइस एंड कैटेगरी का। और जैसे ही नेम प्राइस और कैटेगरी वो फिल करके सबमिट करता है, तो वो इस यूआरएल पे सेंड करता है, एज अ हेडर इंफॉर्मेशन सेंड करता है, बॉडी में इंफॉर्मेशन सेंड करता है, और वो रिस्पॉन्स हमको देता है हेडर में, ठीक है। कि अगर इंसर्ट हो गया तो यहाँ पे ये
रिकॉर्ड चेंज कर देगा, सेंड करेगा कि हमको मैंने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया करा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको रिस्पॉन्स मिलता है। जब जैसे ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्स हमको प्रोडक्ट में एज ए रिस्पॉन्स मिल जाता है कि क्या हमने इंसर्ट करा है। ठीक है, क्लियर। तो ये एक तरह से हो गया। लेकिन अगर मुझे रिकॉर्ड्स को फिक्स करना है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो कैसे फिक्स करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देता हूँ गेट ऑल प्रोडक्ट्स का, और गेट ऑल प्रोडक्ट्स का एक एपीआई बनाता हूँ, और यहाँ पे गेट एपीआई बना। गेट का मतलब कि मुझे रिकॉर्ड्स गेट करना है। तो मैंने अब फाइंड किया एंड देन लिखा, अगर रिकॉर्ड्स फाइंड हो रहा है तो फाइंड एक फंक्शन होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो फाइंड करके आपको देगा। ठीक, एंड देन प्रोडक्ट्स अगर मिल रहा है तो ये प्रोडक्ट्स प्रिंट करेगा, एंड देन अदरवाइज यहाँ पे कैच, और यहाँ पे एरर सेंड करेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम उस एपीआई को यूज करते हैं। तो इस एपीआई को यूज करने के लिए मैंने एक, ये मैंने लिख दिया, रीनेम कर दिया। तो रीनेम करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेव या इंसर्ट प्रोडक्ट, इंसर्ट प्रोडक्ट, या लिख दो आप क्रिएट प्रोडक्ट, कि हम फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिएट प्रोडक्ट का एपीआई हो गया। देन और भी मुझे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं और भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, रीनेम कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फेच प्रोडक्ट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फेच ऑल प्रोडक्ट्स एंड देन सेव। ठीक, एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे http कॉलन डबल स्लैश, उसके बाद आप लिखोगे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद आप पोर्ट नंबर कॉलन के बाद 4000, देन स्लैश, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट्स है। ठीक, एंड देन यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, तो किस टाइप का रिक्वेस्ट इसमें देखोगे, गेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी टाइप का रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। जब उस टाइप का रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, देखो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं सब आ गए यहाँ पे। ठीक, तो इसमें लिखना क्या था, बस प्रोडक्ट डॉट फाइंड। ठीक, क्लियर। तो अगर प्रोडक्ट फाइंड हो रहा है, देन अगर प्रोडक्ट फाइंड हो रहा है मतलब उसमें रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड आएगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ रहा है तो यहाँ पे एरर प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर। हेलो, तो देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से हम Yes, रिकॉर्ड्स sir. को फेच कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो बनता है ये यूआरएल को ही एपीआई बोलते हैं। ठीक, यूआरएल को हम क्या बोलते हैं, एपीआई। तो रेस्टफुल एपीआई क्या होता है कि हम हर एक टास्क के लिए एपीआई बनाते हैं, डेटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या उसको चेंज करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो हर एक ऑपरेशंस डिफाइन करने के लिए हम एपीआई बनाते हैं, यूआरएल बनाते हैं, और उस यूआरएल पे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि क्या ऑपरेशंस हमको अप्लाई करना है। जैसे कि अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है बेस्ड ऑन आईडी। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे एक और एपीआई बनाता हूँ अभी अपडेट का। तो यहाँ पे अपडेट, अपडेट डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट बाई आईडी। ठीक, तो यहाँ पे देखो, एक हम यूआरएल डिफाइन करेंगे, एंड देन यूआरएल डिफाइन करने के बाद यहाँ पे कैच, एंड देन उसके बाद हम ये क्लोज कर देंगे, देन उसके बाद हम ये क्लोज करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है मुझे। तो हमने लिखा प्रोडक्ट, और यहाँ पे जब वेरिएबल पास करते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो उसको एज ए वेरिएबल, पैथ, दिस इज पाथ वेरिएबल। ठीक, तो ये चीज क्या होती है, पाथ वेरिएबल होती है। कि अगर गेट करना तो इसको गेट करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी लिखते हैं। ठीक है, तो इस नेम से बनाया उसी नेम से गेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट करना है तो यहाँ पे देखो न्यू डिफाइन किया गया है, यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो भी आ रहा है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। एंड देन यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक, तो प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए देखो यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन होता है, कि आईडी डालेंगे और उस जो वैल्यू डालेंगे उसको अपडेट कर देगा वो। तो यहाँ पे अगर आप अपडेट हुआ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि क्या अपडेट हुआ, और अपडेट नहीं हुआ तो एरर प्रिंट हो जाएगा, सेम एज जो ऊपर था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कैसे करना है मुझे।
तो यहाँ पे आते हैं कि अपडेट कैसे करना। तो अपडेट का हम एक अलग ऐसे टैब खोल लेते हैं और मैं इसका देता हूँ कि अपडेट प्रोडक्ट बाई आईडी। तो यहाँ पर रीनेम अपडेट प्रोडक्ट बाई आईडी। ओके। तो हमको क्या क्या अपडेट करना है, आपको नेम कैटेगरी ये सब अपडेट करना है ना। ठीक? तो ये सब अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैंने बॉडी में डिफाइन किया और बॉडी के अंदर मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट में जेसन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे यूआरएल ले लेंगे। वो चादर वाला आपका आज चादर छोड़ दिया, चलिए भूल गई खराब चाहिए हमको और खराब आ गई। तो फिर HTTP लोकल होस्ट देन 4000 and then slash local host, ठीक, and then slash सॉरी स्लैश के सॉरी यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं देना। अब यहाँ को क्या देना है, देखो अब यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट। ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या डिफाइन किया मैंने, लिखा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद स्लैश आईडी डालनी है, तो मुझे यहाँ पे स्लैश आईडी डालनी है। तो फेच ऑल प्रोडक्ट में हमने कुछ प्रोडक्ट फेच किए थे। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट जैसे मैंने यहाँ पे दिया क्या लैपटॉप वाली इंफॉर्मेशन। तो यहाँ मैंने दिया यहाँ, और यहाँ पे लैपटॉप का इस समय प्राइस क्या है, 50,000 है, मुझे इंक्रीज करना है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया जैसे कि ये आईडी डाल दो, ठीक, कि इस आईडी को मुझे अपडेट करना है। और यहाँ पे मैंने लैपटॉप ही रहने दिया, नेम तो वही रहने दिया जो प्रोडक्ट का नाम है। बस मैंने यहाँ पे 55K कर दिया 1000। ठीक है, क्लियर। देन अब इसकी कैटेगरी मैंने दे दी क्या, कैटेगरी क्या है यह इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहने देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। ओके। अब मैं वैसे ही मैं सेंड करूंगा। अब देखो यहाँ पे किस तरह का है, तो यहाँ पे दिया हुआ मैंने पैच, पैच रिक्वेस्ट। तो पैच ही रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करेंगे तो यहाँ पे आता है पैच रिक्वेस्ट एक मिल जाता है आपको। ठीक है, सेम इसमें सारे टेस्टिंग टूल मिल जाते हैं कि क्या रिक्वेस्ट सेंड करना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे सेंड करूंगा तो देखो ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। ठीक, क्लियर। और अपडेट जैसे ही अपडेट होगा तो ये चीज आपको यहाँ पे अपडेटेड मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, जो हमने फेच किया था ऑल रिकॉर्ड, तो ये दिखा क्या 50,000 दिख रहा था। जैसे मैं दोबारा सेंड करूंगा रिक्वेस्ट तो देखो अब 50 को 50,000 और मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से रिकॉर्ड को हम अपडेट भी कर सकते हैं मोंगो डीबी में भी अपडेट। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे लैपटॉप 50,000 दिख रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये 55,000 हो गया। ओके। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का भी एपीआई बना सकते हैं। ठीक, अब अपडेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट करने का। तो डिलीट प्रोडक्ट बाई आईडी। ठीक, तो प्रोडक्ट बाई आईडी हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी डालेंगे और उसका रिलेशन का कोड लिखेंगे। ओके, तो प्रोडक्ट आईडी सेम एज रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। तो फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। तो यहाँ पे आईडी डालेंगे उसको डिलीट कर देगा और उसको रिस्पांस सेंड कर देगा कि आपका रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुका है। देन अब आते हैं कि इसको डिलीट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं ये आता हूँ एपीआई में, और सेम एज यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। तो यहाँ पे मैंने रीनेम किया, मैंने लिखा डिलीट प्रोडक्ट बाई आईडी, प्रोडक्ट बाई आईडी। ओके, डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी। तो डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे यूआरएल सेम डालते हैं। बस यहाँ पे अ, जो रिक्वेस्ट मेथड है वो चेंज कर देंगे। तो रिक्वेस्ट मेथड यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड क्या था, डिलीट है, क्योंकि डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट। ठीक, तो इसमें आईडी डालते ही वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हम सेंड करते हैं तो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट। ठीक, और रिस्पॉन्स को 200, तो 200 का मतलब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, वो डिलीट हो चुका। जब डिलीट हो चुका तो यहाँ पे देखो 200 आ रहा। अब यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं मोंगो डीबी में कि जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो लैपटॉप डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो मुझे और भी रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, जैसे कि ये डिलीट करना है आईफोन जो डिलीट करना, तो आईफोन का जो आईडी है वो मैं कॉपी करता हूँ और बस वहां पर जा करके ऐसे मुझे बस आईडी पास करनी है और रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट को सेंड करना है। तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। जब रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है,
क्लियर। तो ये जो यूआरएल हमने बनाया है, ये यूआरएल क्या होता है? दिस इज यूआरएल फॉर रेस्टफुल एपीआई। यही हमारा क्या होता है? रेस्टफुल एपीआई होता है। ठीक। तो हमने क्या डिफाइन किया? अपडेट किया, गेट किया, ऑल फेच किया, एंड देन यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से बहुत सारे हम एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एपीआईज के रिकॉर्ड्स को। ठीक। अब इसको मान लो यूजर इंटरफेस पे आपको अटैच करना है, किसमें? रिएक्ट पे। ठीक। तो रिएक्ट का आप एक आप ऐप क्रिएट कर लोगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड देन उसके बाद मैंने लिख दिया माई प्रोडक्ट। ठीक, माई प्रोडक्ट्स। अब उसको कैसे रीड करना है, तो वो चीज़ हम डिफाइन करें यहाँ पे। तो ये फ्रंट एंड हो गया, माई प्रोडक्ट्स इज अ फ्रंट एंड, और बाकी सब क्या है? ये बैक एंड है। तो फ्रंट एंड भी इसी में मैं बना देता हूँ, आप अलग से बना लेना, एक फोल्डर अलग से। इसको अलग भी रन करा लेंगे हम। अब जो एपीआई बना है उसको हम किस में प्लग इन करेंगे? रिएक्ट में करेंगे, फ्रंट एंड में। वो बैकएंड की जो एपीआई है, उस यूआरएल को ही अटैच करके हम क्या करेंगे? अपने एप्लीकेशंस को क्रिएट करेंगे। तो एपीआई एक तरह से क्या होता है? डेटाबेस ऑपरेशंस को प्लग इन करता है किसमें? आपके फ्रंट एंड में, रिएक्ट में। ठीक है। तो उसमें सारी प्रोग्रामिंग होती है, किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना है, और उसको बस प्लगइन कर देते हैं फ्रंट एंड से, चाहे वो एंगुलर जेएस से करो, या आप रिएक्ट करो, या आप नेक्स्ट जेएस से कर लो। अब हम जाते हैं सीडी, किस फोल्डर में? माई प्रोडक्ट्स नेम से है, माई प्रोडक्ट्स, माई डैश प्रोडक्ट्स। देखें क्या दिक्कत है, कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। चेक करते हैं एरर। पहले हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं, फ्रंट एंड को। बैक एंड भी चल रहा है हमारा। ठीक। बैक एंड 4000 पे चल रहा है, और फ्रंट एंड 3000 पोर्ट पे चलेगा हमारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या एरर है। किया गया है वेट वाइटल्स का एरर है। तो यहाँ पे हम आते हैं, सोर्स इंडेक्स डॉट जीएस में जाते हैं, वेब वाइटल्स। तो वेब वाइटल्स को हमने अ, हटाया। ठीक। अब देखिए क्या एरर है, कंपाइलेशन एरर सक्सेसफुल। ठीक है, एरर चला गया। अब ये चीज हमने यहाँ पे ऐसे साइड बाय साइड ओपन करनी है। ठीक। तो देखो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, कि जितने भी लिस्ट ऑफ कर सके मुझे लाइब्रेरीज हैं, या उसको डिस्प्ले करना है, तो उसके पहले मुझे क्या करना है, कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। किसमें? अ, इसमें डिजाइनिंग के लिए। तो मैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेता हूँ, रिएक्ट एंड रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिख लिया npm, सॉरी, पहले हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो मैं लिखूंगा cd, एंड देन माय प्रोडक्ट्स,
और माइक्रो से के जाने के बाद हम फ्रंट एंड में इंस्टॉल करेंगे ना, तो npm इंस्टॉल, और पहली चीज बूट स्टेप, और दूसरी चीज रिएक्ट बूट स्टेप। ठीक, बूट स्टेप एंड देन रिएक्ट बूट। ठीक, बूट स्टेप आपकी सीएसएस स्टाइलिंग और रिएक्ट बूट स्टेप आपको कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। अब इसको थोड़ा सा हम डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं ऐप डॉट जी एस इस वाली फाइल में, और ये सारे लोगों को हटा लेते हैं, ऐप डिजाइनिंग ये सब हटा लेते हैं, ये div हम केवल जोड़ते हैं, बाकी सब हटा लेते हैं, और सी एस एस फाइल हटा लेते हैं। सी एस एस फाइल हम यहाँ से हटा लेते हैं, तो सी एस एस फाइल ऐप डॉट सी एस में भी सी एस एस जो है वो पूरा हटा देते हैं, और इंडेक्स डॉट सी एस में से पूरा सी एस एस हटा दिया। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं सी एस एस वाली फाइल को। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अटैच करना है किसको, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट ऑल प्रोडक्ट्स एंड बस। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक स्टेट बनाना होगा, प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक, क्लियर। उसके बाद यूज इफेक्ट लिखना होगा। ठीक, यूज इफेक्ट के बाद इसके फेच फंक्शन देन अगर रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट वो डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डेटा आपका ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम कमेंट करते हैं पहले रिकॉर्ड्स को। पहले हम फेच फंक्शन का यूज करके बताते हैं, उसके बाद एक लाइब्रेरी होती है उसका यूज करके। ठीक है, तो मैंने फेच किया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे हम यूज इफेक्ट हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया यूज इफेक्ट को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट। ठीक, अब एरर, तब अब क्या दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे एरर ये आ रही है कि यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया है। ठीक, क्लोज कर लेंगे। ठीक, अब क्या आ रहा है, यूज स्टेट कैन नॉट बी कॉल एट द टॉप लेवल, तो ये यहाँ पे हम आते हैं, फंक्शन के टॉप लेवल पे कॉल किया जाएगा, और यहाँ पे रिएक्ट हुक कैन नॉट बी कॉल्ड। ठीक, तो रिएक्ट हुक, यूज इफेक्ट इसमें नहीं डिफाइन करना हमको, डायरेक्टली इसमें ऐसे कर लेना, तो यहाँ पे हम फेच फंक्शन, ये तो यूज इफेक्ट। ओके, ये फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। अब उसके बाद देखो क्या डिफाइन करना है, यूज इफेक्ट मैंने बताया था, यूज इफेक्ट के अंदर आप प्रोडक्ट्स यूआरएल अब डालेंगे। अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि इसमें डेटा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कंसोल में एरर आ रहा है, तो कंसोल यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट जाते हैं, और देखो कंसोल में एरर आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि यूआरएल अभी गलत है, तो करें कि यहाँ पे एरर आ रहा होगा यूज इफेक्ट में, तो यहाँ पे मैं अब पूरा यूआरएल लिख देता हूँ, https कॉलन, ठीक, डबल स्लैश, देन लोकल होस्ट, देन कॉलन 4000, एंड देन फिर स्लैश एंड देन प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं अभी ये एपीआई कौन सा है हमारा, गेट फेच ऑल एपीआई, तो ये प्रोडक्ट्स है, दिस आर, ठीक, इस एपीआई को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड को हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं, अगर रिकॉर्ड आ रहा है तो यहाँ पे मैं उस डेटा को प्रिंट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग डेटा। ठीक, तो डेटा आएगा तो यहाँ पे आपका प्रिंट भी होगा डेटा, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो क्या आ रहा है, टाइप एरर फेल टू फेच। ठीक, फेच एट दिस फॉर मोर इज
हैज ब्लॉक बाय कोड। ठीक। अब देखो क्या है, अब मैंने बताया था कि कोड बाय डिफॉल्ट डिसेबल है कोड। ठीक। तो इसको अगर डिफाइन करना है तो देखो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर पॉलिसी, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ, ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इफ एनी opaque request responses serves here needs to set the request is mode of the no course to the fetch of the रिसोर्स विद द कोर्स डिसेबल्ड। ठीक। तो कोर्स को डिसेबल डिफाइन करने के लिए अब यहाँ पे अब आते हैं, तो ये चीज कैसे अप्लाई होगी, तो ये चीज हम यहाँ पे आते हैं। तो ये जो एरर है यहाँ पे करें नो एक्शन कंट्रोल ओरिजिन, तो इसको अप्लाई करने के लिए हमको क्या डिफाइन करना होगा, कि जब भी हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बैकएंड में आएंगे, तो बैकएंड में हम आते हैं, बैकएंड में देखो, तो बैकएंड में ऐप डॉट जेएस में और एक लाइब्रेरी होती है जिसको हमको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं बैकएंड वाले में। बैकएंड वाला हमारा ये है, तो हम कंट्रोल सी करते हैं, देन यहाँ पे हम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले, npm इंस्टॉल cors कोर्स। ठीक। इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे फिर हम रन कर लेते हैं। ठीक। चलता है। और उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे कॉन्स्ट cors। ठीक। रिक्वायर कोर्स, देन उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज कोर्स। ठीक। मिडलवेयर टू अलाउ को क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। ठीक। अब यहाँ पे हम इसको फिर क्लियर करते हैं कंसोल को और रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करते ही देखो आपका रिकॉर्ड आ गया। ठीक। आ गया रिकॉर्ड। तो बाय डिफॉल्ट आपको कोर पॉलिसी अगर इनेबल करनी है तो एक CORS नेम से लाइब्रेरी आती है, इसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको क्या यहाँ पे ऐप डॉट यूज CORS यहाँ पे लिखना होगा। तो ये क्या करता है, यूज कोर्स मिडलवेयर टू अलाउ क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट, कि अगर दूसरे डोमेन मतलब दोनों डोमेन अलग है ना, एक 3000 पोर्ट पे एक 4000 पोर्ट पे है, तो दोनों डोमेन अलग अलग हो गए। ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट को अलाउ करने के लिए ये चीज अप्लाई की जाती है। ठीक है। अब आते हैं, अब इस रिक्वेस्ट को इस डेटा को कैसे हम डिस्प्ले कराएंगे, तो ऐप डॉट जेएस में आए। अब इस डेटा को डिस्प्ले कराना है, हमारा चैलेंज वो है कि हमको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो वन बाई डेटा को हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया H1 प्रोडक्ट्स। ठीक। और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लिख तो नहीं है, मैंने लिख दिया प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बाद हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे यूएल टैग। अभी यूएल टैग मैं ऐड कर लेता हूँ, तो यार मैंने लिख दिया यूएल। ठीक। यूएल टैग के अंदर मैंने यहाँ डिफाइन किया करली ब्रेसेस के अंदर, फिर मैंने लिखा प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स डॉट, अब मैंने लिख दिया मैप। तो मैप फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, वन बाई वन प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया वन बाई वन प्रोडक्ट। ठीक। एज अ पैरामीटर। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट एंड क्लोज, और स्टार्ट एंड क्लोज के बाद यहाँ पे आप लिख दो रिटर्न LI, और की में मैंने प्रोडक्ट आईडी दे दी एंड दिस प्रोडक्ट नेम। ठीक। और यहाँ पे आपका लिस्ट आइटम आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है एंड देन कैटेगरी। ठीक। तो ये डिटेल आनी चाहिए, तो यहाँ पे अब डिटेल वो नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट नेम आ रही है, प्रोडक्ट डिटेल्स आ रहा है। ठीक।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर प्रोडक्ट्स के लेंथ का सेकेंड जीरो है तो यहाँ पे लोडिंग लिख करके आए। प्रोडक्ट्स में अभी कोई डेटा यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो प्रोडक्ट्स हमारा जो रिकॉर्ड है क्यों नहीं यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। एक मिनट, ये टॉप में हमको इनिशियलाइज करना होता है, टॉप में यहाँ पे एक, तो इसमें कोई डेटा यहाँ पे, इसलिए सेट प्रोडक्ट हमने सेट किया ही डेटा। अब इसमें प्रोडक्ट दिक्कत क्या है, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, तो हमने प्रिंट किया कंसोल में। यहाँ पे प्रिंट करके चेक करते हैं एक बार दोबारा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख दो प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स हमारा प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट डिटेल है वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आते हैं कंसोल टाइप एरर फेल टू फेच एट दिस इग्नोर फ्रेम डोंट शो अगेन, ठीक। क्या error, फिर क्लियर करते हैं देन रिफ्रेश करते हैं, तो हमको क्या error है वो एक्चुअल समझ में आया, ब्लैंक का डेटा आ रहा है, ठीक। क्यों ऐसा आ रहा है ब्लैंक डेटा, अब देखो रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कंसोल जो प्रोडक्ट्स किया है, तो अभी ये आपका इस तरीके से आ रहा है, ये डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका वन बाय वन प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक। वो लोड होने में टाइम लग रहा, तो ये देखो आपका डेटा ये आ गया। ओके, क्लियर। तो जो रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किए वो वन बाय वन यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे मान लो मैं और भी रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इंसर्ट वाले में यहाँ पे जाता हूँ, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूँ, तो ये मैंने दो तीन रिकॉर्ड इंसर्ट किए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टी, ठीक। और यहाँ मैंने लिख दिया 200, और लिख दिया कैटेगरी, ठीक। ठीक, एंड देन सेंड करेंगे तो ये इंसर्ट हो गया। अब जब इंसर्ट हो गया तो यहाँ पे जब जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे वो आपका प्रोडक्ट्स यहाँ पे फ्रंट एंड पे ऐड हो गया। चलो, हाँ, कॉल करूँ, चल है ना तुम्हारे पास, चल है, चल। आपने देखा किस तरीके से हमने रिकॉर्ड्स को फेच, ओके। इसमें कोई डाउट अभी?
अब जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उन रिकॉर्ड्स को आप क्या कर सकते हो, डिजाइन मोड में रख सकते हो, कार्ड्स डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट का आप वो यहाँ पे कंपोनेंट बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स एक मैंने फोल्डर बना लिया, और इस कंपोनेंट्स में मैंने एक कंपोनेंट प्रोडक्ट नेम से, प्रोडक्ट नेम से देखो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम से मैंने यहाँ डिफाइन किया डॉट प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स नेम से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएट प्रोडक्ट नेम्ड यूजिंग React stack एंड। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन एंड देन प्रोडक्ट स्टार्ट एंड क्लोज एंड देन यहाँ पे रिटर्न। अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स। अब इसको किसके अंदर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर देखो ये रिकॉर्ड्स हैं, और मैं इसको अभी डमी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया डमी, और यहाँ पे इसको ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट करके डिस्प्ले करते हैं। ठीक, तो इस यूएल के नीचे ही डिस्प्ले कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट किसके अंदर, कंपोनेंट के अंदर। ठीक, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग डिफाइन हो गई, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और सारी चीजें हैं। अब ये डिजाइन क्यों नहीं दिख रहा, तो यहाँ डिजाइन इसलिए नहीं दिख रहा है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जो हमने डिफाइन किया प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे उसके सीएसएस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट बूट स्ट्रैप स्लैश और एसआरसी कंपोनेंट कैन नॉट रिजॉल्व, यहाँ पर प्लीज स्लैश बूट स्ट्रैप। ओके, अब देखो ये अप्लाई हो गया बूट स्ट्रैप मीन डॉट सीएसएस। ओके, दिख रहा है आपको? बस यहाँ पे इंस्टॉल जो आपने किया बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन सीएसएस बूटस्ट्रैप मीन डॉट सीएसएस जैसे ही डालोगे ये आपका डिफाइन हो गया। अब जो ऐप के अंदर डिफाइन किया उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, कंटेनर के अंदर। तो जो आपका क्लास होगा इसमें हम जो क्लास हमने ऐप दिया है यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेनर, कंटेनर दिस इज कंटेनर क्लास। अब देखो यहाँ पे अपने आप मार्जिन ऐड हो गया क्योंकि सीएसएस अप्लाई हो गई ना इस पे, तो ये कंटेनर क्लास हो गया आपका। ओके, अब ये कंटेनर क्लास हो गया, आप इस पे क्या अप्लाई करना है आपको। देखो जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डाला, अब प्रोडक्ट के अंदर डिटेल डालेंगे तो डिटेल्स वन बाय वन उसमें डिस्प्ले करता रहेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे बस प्रोडक्ट की डिटेलिंग यहाँ पे डालती रहनी है। तो जो प्रोडक्ट की डिटेलिंग यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ उसमें मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे प्रॉप्स बनाना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया प्रॉप्स। ठीक, क्या डिफाइन कर लिया मैंने, प्रॉप्स। ओके, तो प्रॉप डिफाइन करने के बाद अब आते हैं अब प्रोडक्ट्स में, जैसे यहाँ रिटर्न किया था ये डिटेलिंग। ठीक है, तो सेम एज ये मैं क्या चेंज कर देता हूँ, प्रोडक्ट। अब देखो ये प्रोडक्ट में ऐसे पास करने से क्या होता है, केवल आपका इस तरीके से रिपीटेड आ रहा है और डिटेल चेंज नहीं हो रही। ठीक, डिटेल चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब डिटेल क्यों नहीं चेंज हो रही, तो यहाँ पे मुझे वन बाय वन प्रोडक्ट का नाम पास करना होगा। तो यहाँ पे मुझे करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा प्रॉप्स डॉट, और प्रोडक्ट नाम यहाँ पे नेम मैंने लिख दिया,
तो अब देखो यहाँ पे नेम चेंज होगा, नेम नहीं आ रहा। नेम किस नेम से हमने डिफाइन किया था यहाँ पे, ऐप डॉट जेएस में देखते हैं, प्रोडक्ट नेम है, ठीक। तो props डॉट, गलत तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, एज ए पास करना पड़ेगा क्योंकि ये तो की हो गया, ठीक। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इक्वल करली ब्रेसेस के अंदर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पास करेंगे। अब ये जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं, सॉरी। यहाँ पे इन सब की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इंटरनली हमने यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि ये डिस्प्ले नहीं हो रहा, डिस्प्ले ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसको देने की जरूरत है नहीं, ठीक। और इसको हम ऐसे स्लैश करके ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट, इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट पास किया। अब इसमें प्रोडक्ट वाले में हमको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, जैसे प्रोडक्ट नाम प्रॉप्स जो हमने डिफाइन किया, तो प्रॉप्स क्या था हमारा, प्रोडक्ट। तो प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट नेम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट नेम लिखा, तो देखो सबका अब अलग अलग नेम आ रहा है, दिख रहा है आपको, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट नेम, ओके। उसके बाद यहाँ पे प्रॉप्स डॉट कैटेगरी डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे मैंने इसको हटाया और उसके बाद लिखा करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट, फिर कैटेगरी था, सॉरी प्राइस था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्राइस, ठीक। तो ये प्राइस आ गया। और प्राइस के पहले आप सिंबल लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर, ठीक। तो ये डिजाइन करके सब आ जाएगा, हर एक प्रोडक्ट में वो आ जाएगा, सबका डिटेलिंग बस अलग अलग रहेगा। देखो प्रोडक्ट डिटेलिंग आ गई, ठीक। और उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे कैटेगरी मैंने ऐसे डिजाइन कर लिया, लिखा प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, ठीक। प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। अब देखो कैटेगरी भी आई जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बेवरेजेस, ठीक है, ये सब आ गया, ठीक। तो ये आपका बटन्स हो गया। बटन्स में भी आप यहाँ पे मार्जिन दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ M2 लिख दिया यहाँ पे, एंड देन यहाँ पर भी M2 लिख दिया, ओके। तो ये आपका डिजाइन हो गया प्रोडक्ट लिस्ट, ओके। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपने एक केवल कंपोनेंट बनाया और उस कंपोनेंट रिपीटेड आ रहा है, बस वो जितने भी कंपोनेंट है उसमें डेटा डाल रहा है और उसको डिस्प्ले करा रहा है, क्लियर। अब आपने देखा एपीआई का मतलब क्या होता है, दिस इज बैकएंड। ये जो आपका है ये बैकएंड है, इसमें आपने डिटेल फेच किया वहां से, जो आपका डेटाबेस मोंगोडीबी में स्टोर्ड है। अब वो एक्सप्रेस के थ्रू आ रहा है, ये 4000 एक पोर्ट अलग चल रहा है, सर्वर चल रहा है, और ये जो हमें 3000 पे चलता है, ठीक है। तो ये किस पे चल रहा है, 3000 पे चल रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको स्टेब्लिश करते हैं या उस पे सेट करते हैं, तो ये देखो वार्निंग नहीं आनी चाहिए, तो वार्निंग भी आपका, हर एक वार्निंग आपको ध्यान देना है कि वार्निंग अगर रहेगी तो वो आपका सर्वर पे रन नहीं करेगा, तो वार्निंग भी नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका ना वार्निंग आनी चाहिए और ना ही आपका एरर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक। और इसके अंदर ही मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, हर बार प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ प्रोडक्ट्स में से ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है H1, इसको हटा देता हूँ, ओके। देखो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐप डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक। अब आपको सर्च करना है, जैसे कि नेम के भी आपको सर्च करना है, ठीक है।
तो सर्चिंग का भी लिस्ट आप बना सकते हो। और देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के बीच में यहाँ पे डिस्टेंसेस आपको चाहिए, तो डिस्टेंस आप डिफाइन कर सकते हो। तो डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे लिख दो एम थ्री। तो एम थ्री क्या है, मार्जिन आपका सेट हो जाएगा ये। ठीक। तो जो मैंने स्टाइलिंग बताई थी वो स्टाइलिंग इसमें अब यूज कर सकते हो। आप इमेज भी अपलोड करके रख सकते हो, जिसके थ्रू आप उस इमेज को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो, टी का इमेज। ठीक। इसमें ये अभी एडमिन पैनल, इसलिए हमने एडिट और डिलीट का डिफाइन किया। एडिट का भी हम एक बटन बना लेंगे, जिससे फॉर्म बना लेंगे और उस फॉर्म को कनेक्ट कर लेंगे इससे। ठीक है। तो ये जो आपका दिख रहा है ये फ्रंट एंड है, और जो हमारा ये था ये बैक एंड था, जिसमें हमने एपीआई बनाया एडिंग का डिलीटिंग का। बस उसको किससे जोड़ रहे हैं हम, फ्रंट एंड से जोड़ रहे हैं। क्लियर। तो फ्रंट एंड इसलिए होता है जिसको हम किससे कंबाइन करते हैं, आगे चल करके बैकएंड से ही कंबाइन करके एक फुल एप्लीकेशंस, फुल्ली रियूजेबल एप्लीकेशंस हम बनाते हैं, जिसमें एक तरह से वो वर्किंग फ्लो आपका डिजाइन हो जाता है, एडिंग डिलीटिंग, लॉग इन, लॉग आउट। ठीक। तो ये सारे ऑप्शन इसमें दिखते हैं इजीली, कि जैसे देखते हो आप इमेज अपलोड करना, इमेज डिलीट करना, ये सारे ऑप्शंस उसमें आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर। तो इतना रहने दें अभी फिलहाल के लिए। हेलो। Yes, sir. और इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को?